हेलो और वेलकम। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो देखने में भले ही एक इकोनॉमिक ट्रेंड लगे, लेकिन असल में ये एक ग्लोबल सोशियो पॉलिटिकल फिनोमेना है जो आने वाले समय में देशों की इकोनॉमी, गवर्नेंस, डेमोग्राफी और यहाँ तक कि नेशनल सिक्योरिटी तक को प्रभावित करने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, यानी ऐसे लोग जिनकी इन्वेस्टिंग कैपेसिटी $1 मिलियन से ज्यादा है। आम भाषा में इन्हें मिलेनियर्स कहा जाता है। सवाल ये नहीं है कि ये लोग अमीर हैं, सवाल ये है कि ये लोग अपने देश छोड़कर क्यों जा रहे हैं और इससे दुनिया के अलग अलग देशों पर क्या असर पड़ने वाला है। अगर हम आज की दुनिया को देखें तो हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां ग्लोबलाइजेशन अपने एपेक्स पर है। कैपिटल अब बॉर्डर नहीं देखता। पैसा, टैलेंट और टेक्नोलॉजी तीनों आज मोबाइल है। जिस देश में इन्हें बेहतर रिटर्न, सिक्योरिटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है, ये वही शिफ्ट हो जाते हैं। यही वजह है कि आज मिलेनियर माइग्रेशन एक वर्ल्ड वाइड ट्रेंड बन चुका है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की जरूरत है। माइग्रेशन कोई नई चीज नहीं है। इंसान हमेशा से बेहतर जीवन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाता रहा है, लेकिन आज जो बदलाव आया है वो ये है कि पहली बार बड़ी संख्या में अमीर लोग भी माइग्रेट कर रहे हैं। पहले माइग्रेशन ज्यादातर लेबर, लोअर मिडिल क्लास या स्किल्ड वर्कर्स का होता था। आज तस्वीर बदल चुकी है। एक यूके बेस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंसी हेनले एंड पार्टनर्स हर साल एक रिपोर्ट जारी करती है। ये कंसल्टेंसी दुनिया भर के हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के डेटा पर काम करती है। कहां से लोग जा रहे हैं, कहां बस रहे हैं और क्यों। इस रिपोर्ट के अनुसार 2025 में लगभग 1,42,000 मिलेनियर्स अपने देश छोड़कर दूसरे देशों में रिलोकेट होंगे। ये संख्या अपने आप में बहुत बड़ी है। अब जरा सोचिए, जब एक मिलेनियर देश छोड़ता है तो वो सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, वो अपने साथ कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस नेटवर्क, टैक्स रेवेन्यू और अक्सर हाई लेवल स्किल्स भी लेकर जाता है। यानी ये सिर्फ माइग्रेशन नहीं है, ये एक तरह का कैपिटल ड्रेन है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा आउटफ्लो चाइना से देखने को मिल रहा है, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम और फिर इंडिया। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग तुलना समझिए। यूके की पॉपुलेशन लगभग 6 करोड़ है, जबकि इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 140 करोड़। इसके बावजूद यूके से इंडिया से ज्यादा मिलेनियर्स बाहर जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है, मामला सिर्फ पॉपुलेशन का नहीं बल्कि पॉलिसी, टैक्सेशन और गवर्नेंस का है। इंडिया की बात करें तो रिपोर्ट बताती है कि हजारों हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हर साल इंडिया छोड़ रहे हैं और वे अपने साथ $10 बिलियन के लिक्विड एसेट्स लेकर जा रहे हैं। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक नंबर नहीं है, ये एक सिग्नल है पॉलिसी मेकर्स के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और पूरी सोसाइटी के लिए। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों एक ऐसा देश जो खुद को दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कहता है, वहां से अमीर लोग बाहर जाना चाहते हैं? और ये सवाल सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। यही सवाल आज चाइना, यूके, साउथ कोरिया, रशिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और कई दूसरे देशों के सामने भी है। आज की दुनिया में अमीर होना सिर्फ पैसे का सवाल नहीं है। अमीर लोग स्टेबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी और सेफ्टी चाहते हैं। वे चाहते हैं कि कल की सरकार आज की पॉलिसी को पलट न दे। वे चाहते हैं कि टैक्स सिस्टम क्लियर हो, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हो और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भरोसेमंद हो। यहीं से ये विषय और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब अमीर लोग किसी देश को छोड़ते हैं तो वो देश सिर्फ पैसा नहीं खोता, वो कॉन्फिडेंस भी खोता है। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ये देखते हैं कि अगर देश के अपने अमीर लोग वहां नहीं रहना चाहते तो बाहर से कोई क्यों आएगा। आज ये ट्रेंड हमें एक बड़े सवाल की तरफ ले जाता है। क्या आने वाले समय में दुनिया कुछ चुनिंदा सेफ हेवन कंट्रीज में बंट जाएगी, जहां पैसा और टैलेंट जमा होगा और बाकी देश सिर्फ सोर्स कंट्रीज बनकर रह जाएंगे? इस वीडियो सीरीज में हम इसी सवाल को गहराई से समझेंगे। आगे के पार्ट्स में हम बात करेंगे पुश फैक्टर्स और पुल फैक्टर्स की, कौन कौन से देश मिलेनियर्स के लिए मैग्नेट बन रहे हैं और इस माइग्रेशन का लॉन्ग टर्म असर क्या होगा। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी था कि ये विषय सिर्फ अमीरों की कहानी नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दिशा को बदलने वाला ट्रेंड है। इतनी रिसर्च और एनालिसिस पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब जब हमने ये समझ लिया कि मिलेनियर माइग्रेशन क्यों एक ग्लोबल फिनोमेना बन चुका है, तो अब जरूरी है कि हम इसके कोर कारणों को समझें, क्योंकि कोई भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इमोशनल डिसीजन नहीं लेता। ये लोग कैलकुलेटेड, डेटा ड्रिवन और लॉन्ग टर्म थिंकिंग के आधार पर फैसला लेते हैं। इस पूरे फिनोमेना को समझने के लिए हम 2 टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे,
पुश फैक्टर्स और पुल फैक्टर्स। पुश फैक्टर्स जो लोगों को अपने देश से बाहर जाने पर मजबूर करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा पुश फैक्टर है टैक्सेशन सिस्टम। आज की दुनिया में टैक्स देना कोई समस्या नहीं है। समस्या तब होती है जब टैक्स के बदले में पब्लिक गुड्स नहीं मिलते। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल ये सवाल पूछता है कि मैं अगर इतना टैक्स दे रहा हूं तो बदले में मुझे क्या मिल रहा है। इंडिया, यूके और चाइना जैसे देशों में टैक्सेशन को लेकर 3 बड़ी समस्याएं दिखती हैं। पहली, हाई टैक्स रेट्स। दूसरी, पॉलिसी अनसर्टेनिटी। तीसरी, टैक्स का प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन न होना। यूके में इनहेरिटेंस टैक्स और कैपिटल गेन्स टैक्स लगातार चर्चा में रहते हैं। इंडिया में भी समय समय पर वेल्थ टैक्स या इनहेरिटेंस टैक्स जैसी बातें उठती रहती हैं। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए ये एक रेड फ्लैग होता है, क्योंकि उनका पैसा अक्सर लॉन्ग टर्म एसेट्स में फंसा होता है। दूसरा बड़ा पुश फैक्टर है लॉ एंड ऑर्डर और सिविक सेंस। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात समझने की जरूरत है। अमीर लोग अक्सर गेटेड कम्युनिटीज में रहते हैं। उनके घर, गाड़ियां, सिक्योरिटी सब हाई लेवल की होती है। लेकिन जैसे ही वे अपने घर से बाहर निकलते हैं, उन्हें वही पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करना पड़ता है जो बाकी लोग करते हैं। रोड्स, ट्रैफिक, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सब चीजें अगर खराब है तो पैसा भी आपको मेंटल पीस नहीं दे पाता। जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 600-700 को टच करने लगे तो सवाल ये नहीं रहता कि आपके पास कितने एयर प्यूरिफायर्स हैं। सवाल ये होता है कि क्या ये जगह रहने लायक है या नहीं। तीसरा बड़ा पुश फैक्टर है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और पॉलिसी स्विंग्स। डेवलपिंग कंट्रीज में ये बहुत कॉमन है कि एक सरकार बिजनेस फ्रेंडली होती है और अगली सरकार एंटी बिजनेस नैरेटिव लेकर आती है। कभी प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया जाता है, कभी उसे विलेन बना दिया जाता है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को ये अस्थिरता बिल्कुल पसंद नहीं आती। कैपिटल को प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए। अगर पॉलिसी हर 5 साल में बदल जाए तो कोई भी बड़ा इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं करेगा। चौथा पुश फैक्टर है एजुकेशन और हेल्थ केयर। अगर आपके पास पैसा है तो भी आप ये नहीं चाहते कि आपके बच्चे एडमिशन के लिए लाइन में खड़े हों या अस्पताल में बेड के लिए संघर्ष करें। प्राइवेट फैसिलिटीज मौजूद है, लेकिन फिर सवाल वही आता है, अगर सब कुछ प्राइवेट ही करना है तो टैक्स क्यों। पांचवा और बहुत अंडररेटेड पुश फैक्टर है सोशल फ्रिक्शन और वायलेंस। डेवलपिंग कंट्रीज में अक्सर पब्लिक प्रोटेस्ट, रोड ब्लॉकेज, तोड़फोड़ और अचानक लॉ एंड ऑर्डर फेलियर देखने को मिलता है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए ये रिस्क बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वे हाई विजिबिलिटी टारगेट्स होते हैं। पुल फैक्टर्स जो दूसरे देशों को मैग्नेट बनाते हैं। अब बात करते हैं उन देशों की जहां ये लोग जाना चाहते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा पुल फैक्टर है लो या जीरो टैक्सेशन। यूएई, सऊदी अरब, मोनाको जैसे देशों में 0% इनकम टैक्स है। कोई इनहेरिटेंस टैक्स नहीं, कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां सरकार पैसा नहीं कमाती, बल्कि वहां सरकार कंजम्पशन बेस्ड मॉडल पर चलती है। दूसरा बड़ा पुल फैक्टर है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इमिग्रेशन पॉलिसी। गोल्डन वीजा, इन्वेस्टर वीजा, फास्ट ट्रैक रेजिडेंसी, ये सब चीजें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। उन्हें पता होता है कि उनका पैसा यहाँ वेलकम है, न कि शक की नजर से देखा जाएगा। तीसरा पुल फैक्टर है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉ एंड ऑर्डर। यूएई इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पर रोड्स, एयरपोर्ट्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, डिजिटल गवर्नेंस, सब कुछ स्ट्रीमलाइन है। पब्लिक प्रोटेस्ट, रोड ब्लॉकेज या अचानक वायलेंस जैसी चीजें न के बराबर है। चौथा पुल फैक्टर है ग्लोबल कनेक्टिविटी और लाइफस्टाइल। सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, इटली, ग्रीस जैसे देशों में सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल वैल्यू भी मिलती है। क्लीन एनवायरनमेंट, ओपन स्पेसेस, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज और सोशल सिक्योरिटी, ये सब चीजें मिलकर एक कंप्लीट पैकेज बनाती है। पांचवा पुल फैक्टर है इकोसिस्टम और ह्यूमन कैपिटल। यूएसए आज भी इस मामले में सबसे आगे है। टॉप इंजीनियर्स, टॉप डॉक्टर्स, रिसर्च यूनिवर्सिटीज और इनोवेशन इकोसिस्टम, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां पैसा सिर्फ सेफ नहीं रहता, बल्कि मल्टीप्लाई होता है। मिडिल ईस्ट का ट्रांसफॉर्मेशन, यहां एक खास बात समझने की जरूरत है। यूएई और सऊदी अरब जैसे देश सिर्फ टैक्स हेवन नहीं है, ये देश अब सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कर रहे हैं। वुमेन इक्वालिटी, ओपन कल्चर, टूरिज्म, ग्लोबल यूनिवर्सिटीज, ये सब बदलाव इसलिए किए जा रहे हैं ताकि ये देश सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल और फ्रीडम से भी लोगों को अट्रैक्ट कर सके।
इन देशों के पास ऑयल से आया पैसा है, लेकिन उन्हें पता है कि ऑयल हमेशा नहीं चलेगा, इसलिए अब वे ह्यूमन कैपिटल को इंपोर्ट कर रहे हैं। इस पूरे पार्ट से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, मिलेनियर माइग्रेशन कोई इमोशनल या आइडियोलॉजिकल मूवमेंट नहीं है। ये एक रैशनल इकोनॉमिक डिसीजन है जो टैक्स, सिक्योरिटी, लाइफस्टाइल और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पर आधारित है। अब तक हमने ये समझ लिया कि मिलेनियर माइग्रेशन क्या है और इसके पीछे के पुश और पुल फैक्टर्स कौन से हैं। अब इस पूरे फिनोमेना का सबसे अहम हिस्सा आता है, इसके प्रभाव। क्योंकि किसी भी बड़े इकोनॉमिक मूवमेंट की असली कहानी उसके कंसिक्वेंसेस में छिपी होती है। ये प्रभाव सिर्फ उन लोगों तक सीमित नहीं रहते जो देश छोड़ते हैं या जो देश उन्हें स्वीकार करते हैं। इसका असर सोर्स कंट्री, होस्ट कंट्री, ग्लोबल इकोनॉमी और यहां तक कि डेमोक्रेसी और सोशल स्ट्रक्चर तक पर पड़ता है। सोर्स कंट्री पर प्रभाव, जहां से मिलेनियर्स जा रहे हैं, सबसे पहला और सबसे सीधा असर है कैपिटल आउटफ्लो। जब कोई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल देश छोड़ता है तो वो सिर्फ अपने बैंक अकाउंट ट्रांसफर नहीं करता, वो अपने साथ लिक्विड एसेट्स, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, स्टार्टअप फंडिंग और कई बार पूरा बिजनेस इकोसिस्टम भी लेकर चला जाता है। इसका मतलब ये होता है कि लोकल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कम होता है, जॉब क्रिएशन स्लो हो जाता है, टैक्स रेवेन्यू घटता है। लॉन्ग टर्म में ये एक तरह का नेगेटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट पैदा करता है। दूसरा बड़ा असर है ब्रेन ड्रेन प्लस कैपिटल ड्रेन का कॉम्बिनेशन। अक्सर ये माना जाता है कि मिलेनियर्स सिर्फ अमीर होते हैं, जरूरी नहीं कि वे टैलेंटेड हों, लेकिन रियलिटी ये है कि बड़ी संख्या में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स फर्स्ट जनरेशन वेल्थ क्रिएटर्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, प्रोफेशनल्स। जब ये लोग जाते हैं तो सिर्फ पैसा नहीं जाता, बल्कि डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी और इनोवेशन माइंडसेट भी चला जाता है। तीसरा इंपैक्ट है पॉलिसी फेलियर का सिग्नल। इंटरनेशनल लेवल पर मिलेनियर आउटफ्लो को एक लीडिंग इंडिकेटर माना जाता है। ये दिखाता है कि किसी देश में या तो टैक्सेशन सिस्टम असंतुलित है, या लॉ एंड ऑर्डर कमजोर है, या पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ज्यादा है। ये सिग्नल फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। अगर देश के अपने अमीर लोग वहां नहीं रहना चाहते तो बाहर का पैसा आने से पहले 100 बार सोचेगा। चौथा और बहुत सेंसिटिव इंपैक्ट है एलिट सपोर्ट बेस का कमजोर होना। हर देश में एक इकोनॉमिक एलिट होती है जो न सिर्फ पैसा देती है बल्कि सिस्टम को भी सपोर्ट करती है। यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, ट्रस्ट्स, थिंक टैंक्स। जब ये एलिट बाहर चली जाती है तो सोसाइटी का एक पूरा स्टेबलाइजिंग लेयर हट जाता है। होस्ट कंट्री पर प्रभाव, जहां मिलेनियर्स जा रहे हैं। अब बात करते हैं उन देशों की जो इन मिलेनियर्स को आकर्षित कर रहे हैं। पहला पॉजिटिव इफेक्ट है इंस्टेंट कैपिटल इनफ्लो। यूएई, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड जैसे देशों को बिना किसी भारी इंडस्ट्रियलाइजेशन के अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट मिल जाता है। रियल एस्टेट, फाइनेंशियल सर्विसेज, स्टार्टअप्स, हर सेक्टर को बूस्ट मिलता है। दूसरा पॉजिटिव इफेक्ट है ह्यूमन कैपिटल इंपोर्ट। इन देशों के पास पैसा तो होता है, लेकिन कई बार मैन पावर और एक्सपर्टीज की कमी होती है। जब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स आते हैं तो वे सिर्फ पैसा नहीं लाते, बल्कि नेटवर्क, ग्लोबल एक्सपीरियंस और बेस्ट प्रैक्टिसेस भी लाते हैं। तीसरा पॉजिटिव इफेक्ट है ग्लोबल इमेज अपग्रेड। जब दुनिया के रिचेस्ट लोग किसी देश को चुनते हैं तो वो देश अपने आप एक सेफ, स्टेबल और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली डेस्टिनेशन बन जाता है। ये सॉफ्ट पावर का एक नया रूप है, लेकिन यहाँ कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट है अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस। कनाडा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। जब बड़ी संख्या में रिच और अपर मिडिल क्लास लोग आते हैं तो रियल एस्टेट प्राइस आसमान छूने लगते हैं। लोकल पॉपुलेशन के लिए घर खरीदना या किराए पर लेना मुश्किल हो जाता है। दूसरा नेगेटिव इफेक्ट है सोशल टेंशन और इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स। अगर माइग्रेशन प्लानिंग के साथ नहीं होता तो अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स के बीच टकराव पैदा होता है। लोकल लोगों को लगता है कि बाहर से आए लोग उनके रिसोर्सेज पर कब्जा कर रहे हैं। तीसरा नेगेटिव इफेक्ट है टैक्स पैराडॉक्स। कई देश लोग या जीरो टैक्स देकर मिलेनियर्स को बुलाते हैं। शॉर्ट टर्म में ये फायदेमंद लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सरकार को पब्लिक सर्विसेज के लिए पैसा कहां से आएगा, ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। ग्लोबल लेवल पर प्रभाव। अब अगर हम इस पूरे ट्रेंड को ग्लोबल लेवल पर देखें तो एक बहुत बड़ा पैटर्न उभर कर सामने आता है। दुनिया धीरे धीरे कैपिटल सेंटर्स और कैपिटल सोर्सेज में बंटती जा रही है। कुछ देश होंगे जहां पैसा और टैलेंट जमा होगा, बाकी देश होंगे जहां से पैसा और टैलेंट निकलता रहेगा। ये ग्लोबल इनइक्वालिटी को और बढ़ा सकता है। दूसरी तरफ ये ट्रेंड देशों को मजबूर भी कर रहा है
कि वे अपनी पॉलिसी, गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारें, क्योंकि अब मुकाबला सिर्फ ट्रेड या मिलिट्री का नहीं है। मुकाबला है किस देश में रहना बेहतर है। भविष्य की संभावनाएं। आने वाले समय में हम 3 चीजें साफ देख सकते हैं। पहली, गोल्डन वीजा और इन्वेस्टर प्रोग्राम्स और बढ़ेंगे। दूसरी, टैक्सेशन और क्वालिटी ऑफ लाइफ देशों के बीच सबसे बड़ा कंपटीशन बनेगा। तीसरी, जो देश पॉलिसी स्टेबिलिटी और लॉ एंड ऑर्डर नहीं दे पाएंगे, वहां से आउटफ्लो और तेज होगा। ये सिर्फ अमीरों की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस दुनिया की जहां कैपिटल वोट करता है, और वो वोट उस देश को मिलता है जो उसे सबसे ज्यादा सिक्योर और प्रोडक्टिव भविष्य देता है। अब तक के 3 पार्ट्स में हमने ये समझ लिया कि मिलेनियर माइग्रेशन क्या है, इसके पीछे के पुश और पुल फैक्टर्स कौन से हैं, और इसका असर सोर्स कंट्री, होस्ट कंट्री और ग्लोबल सिस्टम पर कैसे पड़ता है। अब आखिरी पार्ट में हमें इन सबको जोड़कर एक क्लियर एनालिटिकल कंक्लूजन पर पहुंचना है। सबसे पहले एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, ये मुद्दा मोरल या इमोशनल नहीं है, ये पूरी तरह स्ट्रक्चरल और सिस्टम बेस्ड है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल देश छोड़ते समय ये नहीं सोचता कि वो देशभक्त है या नहीं, वो ये सोचता है कि उसका पैसा, उसका परिवार और उसका फ्यूचर कहां सबसे ज्यादा सेफ और प्रोडक्टिव रहेगा। आज की दुनिया में पैसा एक तरह से मोबाइल सिटीजन बन चुका है। जहां उसे रिस्क ज्यादा दिखता है, वहां से वो निकल जाता है, और जहां उसे स्टेबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी और ग्रोथ दिखती है, वहां चला जाता है। फाइनल एनालिसिस, असल समस्या कहां है? अगर हम इस पूरे फिनोमेना की जड़ तक जाएं, तो 3 मेजर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सामने आती है। पहली, गवर्नेंस डेफिसिट। जब सरकारें लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और एजुकेशन में फेल होती है, तो अमीर लोग खुद को सिस्टम से अलग करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि जब सब कुछ प्राइवेट ही करना है, तो बेहतर है कि ऐसी जगह रहें जहां सिस्टम पहले से काम कर रहा हो। दूसरी, पॉलिसी अनसर्टेनिटी। कैपिटल को सबसे ज्यादा डर लगता है अचानक बदलती नीतियों से। वेल्थ टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, ये शब्द ही हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए अलार्म बेल होते हैं। तीसरी, सोशल फ्रिक्शन और सेफ्टी। जब सोसाइटी में लगातार टेंशन, प्रोटेस्ट, वायलेंस और इंटीग्रेशन की समस्या रहती है, तो अमीर लोग सबसे पहले निकलते हैं, क्योंकि उनके पास निकलने का ऑप्शन होता है। क्या ये ट्रेंड रोका जा सकता है? यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिलेनियर माइग्रेशन को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसे स्लो जरूर किया जा सकता है। इसके लिए देशों को 3 लेवल पर काम करना होगा। पहला, क्वालिटी ऑफ लाइफ में रियल इंप्रूवमेंट। सिर्फ जीडीपी ग्रोथ काफी नहीं है। क्लीन एयर, सेफ रोड्स, एफिशिएंट सिटीज, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज और पब्लिक स्पेसेस, ये सब अमीरों के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना आम नागरिक के लिए। दूसरा, टैक्सेशन में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस। लोग टैक्स देने से नहीं डरते, वे डरते हैं अनफेयर और अनप्रेडिक्टेबल टैक्स से। अगर सिस्टम क्लियर हो तो आउटफ्लो अपने आप कम हो सकता है। तीसरा, पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी। कैपिटल को आइडियोलॉजी नहीं चाहिए, उसे स्टेबिलिटी चाहिए। चाहे सरकार लेफ्ट हो या राइट, अगर वो प्रेडिक्टेबल है तो कैपिटल रुकेगा। ग्लोबल पिक्चर, आगे क्या होगा? आने वाले दशक में दुनिया 2 हिस्सों में और साफ बंटेगी। एक तरफ होंगे कैपिटल मैग्नेट कंट्रीज जैसे यूएई, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड। दूसरी तरफ होंगे कैपिटल सोर्स कंट्रीज, जहां से पैसा और टैलेंट निकलता रहेगा। जो देश इस ट्रेंड को समय रहते समझ लेंगे और अपने सिस्टम्स को सुधार लेंगे, वे गेम में बने रहेंगे। जो इसे इग्नोर करेंगे, वहां सिर्फ मिडिल क्लास और लोअर क्लास बचेगी, और वही सबसे बड़ा रिस्क है। निष्कर्ष, मिलेनियर माइग्रेशन हमें यह सिखाता है कि आज की दुनिया में पैसा बोलता नहीं, चलता है, और जहां उसे सम्मान, सुरक्षा और ग्रोथ मिलती है, वही वह टिकता है। यह विषय सिर्फ अमीरों का नहीं है, यह विषय है राज्य की क्षमता, गवर्नेंस की गुणवत्ता और भविष्य की दिशा का। ऑडियंस क्वेश्चन, आपके अनुसार किसी देश को मिलेनियर्स को रोकने के लिए सबसे पहले किस चीज पर काम करना चाहिए? टैक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर या लॉ एंड ऑर्डर? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें